पास वाला बीटा, तो ये बेस यहाँ से एच शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और क्लोरीन अपना Cl माइनस के फॉर्म में लेके निकल रहा है। तो फॉर्म हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्लस H2O और Cl माइनस की फॉर्म में लेके, इसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्योंकि जहां पर हेलोजन लगा उसके पास वाली बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करके देखूं तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं इसको। ओके, मैंने एक जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, बाकी जगह पर बैलेंस कंप्लीट है। और जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये OH माइनस यहाँ बॉन्ड बना रहा है, ये क्लोरीन अपना CL लेके निकल रहा है, ये अल्फा ये बीटा। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हुआ, इसके बीच में OH और इस H के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हुआ, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का ब्रेकिंग शुरू हुआ, इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है और ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूट रहा है। ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ट्रांजिशन। अब जब ये बॉन्ड पूरा बन गया, पूरा टूट गया, तो देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ की बन गई, OH लेकर के वाटर बन गया और फिर यहाँ पे Cl माइनस के फॉर्म में बन गया। ये एक ही स्टेप में हो गया, तो हम कहते हैं यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यही इसका स्लो स्टेप है। और जरा देख के बताओ इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होगी, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो हम कहते हैं एक तो OH है और एक ये एल्कीन है। तो अब अगर इस रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन लिखे तो हम लिखेंगे रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो भी एल्काइल हैलाइड है, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। तो यहाँ पर ये इसका रेट एक्सप्रेशन हो गया। हम कहते हैं कि ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर है इसलिए इसको कहते हैं 2, E फॉर इलिमिनेशन, 2 फॉर बाई मॉलिक्यूल, इसको हम E2 इलिमिनेशन कह रहे हैं। क्या करें इसको, E2 इलिमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बन रहा है, इसको हमने बीटा एलिमिनेशन भी कह दिया। अब देखो जहां से हाइड्रोजन हट रहा है और जो हेलोजन हट रहा है, ये दोनों अपोजिट साइड वाले होने चाहिए, सेम साइड पे नहीं होंगे वरना TS नहीं बनेगा। तो ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए इसको एंटी इलिमिनेशन या ट्रांस इलिमिनेशन भी कहते हैं। एंटी या ट्रांस इलिमिनेशन, E2 इलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ये सब इस चीज के नाम हो गए। तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये नोट किया आपने? ठीक है, अब देखिए E2 इलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन तो हो गया, अपोजिट साइड वाला एल्कली की उससे एलिमिनेशन हो गया। अब यहाँ पर ये केस बनता है कि अगर एल्काइल हैलाइड अनसिमेट्रिकल है, जैसे
ये है 2-फ्लोरोब्यूटेन और इस 2-फ्लोरोब्यूटेन को अब एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो जहां हेलोजन लगा वो तो अल्फा लेकिन दो डिफरेंट बीटा हो गई, एक बीटा हो गई, एक बीटा डैश हो गई। अब अगर दोनों साइड में अल्फा बीटा हाइड्रोजन है तो दो एल्कीन बनना पॉसिबल है। अगर बीटा वाले साइड से एलिमिनेशन होता है तो ये ब्यूट तो 1 बन गया, और बीटा डैश वाली साइड से प्रोडक्ट बनता है ये बन गया ब्यूट 2E। अब जरा मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1E में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 2 और ब्यूट 2E में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हमने कहा कि ये प्रोडक्ट बना हमारा मेजर, ये प्रोडक्ट बना हमारा माइनर, और इसको हम कहते हैं सेडजेफ रूल। तो सेडजेफ रूल ये कहता है कि अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया जाए तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ये सेडजेफ रूल कहलाता है। तो इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो ये लिख सकता हूं more number of alpha hydrogen atom alkene will be the major product। ये स्टेटमेंट हम सेडजेफ रूल के लिए यूज कर सकते हैं। more number of alpha hydrogen atom alkene will be the major product। यहां तक का पॉइंट नोट किया भाई आप लोगों ने? अब यहां पर सेडजेफ रूल के बाद एक केस पर्टिकुलर ये आता है मैंने फिर यहाँ पे डबल स्टार पावर स्टार लगा दिया। स्पेशल केस है कि एल्काइल हैलाइड जो है वो बल्कियर है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो मैंने यहाँ लिखा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और जो बेस हम यूज कर रहे हैं वो भी बल्कि है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड O माइनस कीटन। मैंने लिखा पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्योंकि इससे पहले वाले केस में क्या था, जो बेस था वो OH माइनस का वो छोटा था। अब छोटा वाला OH है तो कहीं से भी जाके H प्लस ले लेगा जहां से वो चाहता है। लेकिन अगर बेस बल्कि हो जाए
और मेरे पास दो पोजीशन है, एक बीटा पोजीशन है, एक बीटा डैश पोजीशन है। अब वो कहाँ से आसानी से H प्लस लेगा, जो क्राउडिंग वाला है या लेस क्राउडेड वाला है? कहाँ से आसानी से लेगा? लेस क्राउडेड वाले। तो बताओ लेस क्राउडेड कौन सा, बीटा या बीटा डैश? बीटा डैश। बीटा डैश। तो बीटा डैश लेस क्राउडेड है, जहाँ से बल्कि ग्रुप आसानी से वो H प्लस ले सकता है, और इसलिए इसको प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ से लेस क्राउडेड है, तीन प्रोडक्ट बनता है, CH3, CS2C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये तो लेस क्राउडेड वाले से बना, और मोर क्राउडेड वाले से बनता है CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। तो अब मेजर किसको कहें, जो लेस क्राउडेड से बन रहा है, और दूसरा वाला बन रहा है माइनस। अब अगर अल्फा काउंट करोगे तो बताओ जरा, जिसको मेजर कहा उसमें अल्फा आइटम कितने हैं? 5। और जिसको माइनस कहा उसमें अल्फा कितने हैं? 5। इसका मतलब जो शेल्डन रूल था उसका अपोजिट पूरा इसको हम कहते हैं हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल या हॉफमैन प्रोडक्ट कह देते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज हॉफमैन रूल और हॉफमैन प्रोडक्ट। लेकिन इसके लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, बेस भी बल्कियर हो जैसे टर्शियरी ऑक्साइड, और एल्काइल हैलाइड में भी क्राउडिंग। अगर ये दोनों चीजें होगी तभी ये इस टाइप से एल्कीन बन पाए। नोट किया? अब इसमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन और बनता है, इसमें हमने कहा कि अगर दूरी CH3, CHS, CH2, हेलो अब चाहे बेस छोटा है तो बड़ा, सब यहाँ पे क्या ला रहे हो बैठने के लिए? मान लो मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया, अभी मॉडरेट है, छोटा है बड़ा। इस वाले केस में जो ये दूरी है वो पुअर लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से हटता नहीं। इसको मैं अभी यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं लिखता हूँ ये कहते हैं E1 CB मैकेनिज्म, E1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, CB फॉर कॉन्जुगेट बेस। अब ये हटने वाला जो फ्लोरीन है वो पुअर है, और ये बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अब स्ट्रॉन्गर बेस कहता है ठीक है हटने वाला नहीं हटता, तो मैं काम करता हूँ अपना काम कर लेता हूँ, पहले एक्सप्रेस ले लेता हूँ। तो ये बेस इस बीटा या बीटा डैश पोजिशन से पहले अपना एक्सप्रेस ले लेगा, ETOH इग्नोर करके यहाँ से आ गया, और ये बना कार्बन है इस साइड से लिया तो CH यहाँ क्लोरीन लगा, CH को CH की, और दूसरे वाला जो बीटा पोजिशन है वो यहाँ पर है, यहाँ माइनस। तो ये जो H प्लस पहले आता है इसको हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, और कॉन्जुगेट बेस अब उस एनाइन की स्टेबिलिटी में बताओ जो पहले वाला है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कैसा है? कैसा है? और जो सेकंड बना हुआ वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कैसा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री एनाइन और 2 डिग्री एनाइन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मोर स्टेबल है, 2 डिग्री लेस स्टेबल है। देखो कार्बन एनाइन बन गया। अब ये एनाइन धक्का देके उसको हटाना फ्लोरीन को, कोई अब तो हट जा, धक्का दिया और यहाँ से निकाल दिया, तो अल्टीमेटली फ्लोरीन यहाँ से हट गया F माइनस की फॉर्म में, और यहाँ पर एल्कीन बनी। तो इधर से बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH2CH3 और यहाँ बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बताओ मोर स्टेबल वाले से मेजर प्रोडक्ट बनेगा या लेस स्टेबल वाले से? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल से। तो ये जो प्रोडक्ट है उसको ZZ प्रोडक्ट है या हॉफमैन प्रोडक्ट है? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हम ये कहते हैं कि अगर हेलोजन यहाँ पर फ्लोरीन लगी हुई हो, इट विल ऑलवेज शोज हॉफमैन एलिमेंट, चाहे बेस स्मॉलर हो चाहे बल्कियर हो। अगर फ्लोरीन जो लगी हुई है वो हेलोजन की फॉर्म में है, फ्लोरीन की फॉर्म में, इट विल ऑलवेज शोज हॉफमैन एलिमेंट। ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के सारे केसेस समझ में आए आप लोगों को? क्लियर है? नोट कर लिया? तीसरा जो तरीका है विसिनल डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड का मतलब क्या होता है भाई? एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। और पास पास वाले कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कार्बन पर दो हाइड्रोजन है तो उसको क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। तो अब विसिनल डायहैलाइड का मतलब ये हो गया कि कार्बन पास पास वाले हैं जहां पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर यस सर इसमें E1CB क्यों बोला था, मतलब फिर से बता दो एक बार, E1CB क्यों बोला? E1 इसलिए क्योंकि एलिमिनेशन है यूनिमोलिकुलर, और CB इसलिए क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है। सर यूनिमोलिकुलर तो इसमें बेस का रूल नहीं है? अभी थोड़ी देर बाद E1 बता दिया क्या? पहले E1 समझ लेते हैं फिर बेस समझाएंगे। एग्जाम्पल आ गया था बीच में इसलिए लिखा दिया। E1 एलिमिनेशन क्या होता है बताओ जरा? कैसे होता इसमें है? आपका पोजीशन से हटती है हाइड्रोजन वाली। कैसा उल्टा उल्टा पड़ा हुआ है? डूब जा थोड़ी देर में। 5 मिनट को नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में बताता हूँ। विसिनल डायहैलाइड में जिंक इथेनॉल के साथ हमने इसको हीट किया। तो जिंक इथेनॉल के साथ रिएक्शन करने पर ये एक्चुअली हो रहा है, इसको कहते हैं डीहैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन का रिमूवल होता है। तो ये बन गया R CH डबल बॉन्ड CH R एल्कीन, और ये ZnBr2 यहाँ से हट गया। तो विसिनल डायहैलाइड का डीहैलोजिनेशन किया जाए तो उससे हमें एल्कीन मिल जाती है। जिंक इथेनॉल के साथ में आपने उसको हीट किया। अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पर CH3 CH Cl CH2Cl और यहाँ पर आके जिंक इथेनॉल के साथ में आप इसको हीट करो तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? डीहैलोजिनेशन हो जाएगा, और जो भी एल्कीन है वो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एल्कीन बन गई। तो विसिनल डायहैलाइड का डीहैलोजिनेशन करने पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नोट किया आपने? ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम ले रहे हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब अगर किसी अल्कोहल पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करें, एक तरफ से H एक तरफ से OH, वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है और ये एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब अल्कोहल का ये जो डिहाइड्रेशन है ये E1 एलिमिनेशन होता है। समझना कैसे? अल्कोहल सिंपल लॉन्ग पेयर, स्टेप 1 में H2SO4 है तो H2SO4 का H+ है और ये H+ जा करके इस अल्कोहल के ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर देता है। तो ये बन गया CH3 CH2 OH2 प्लस। ठीक है, इसका प्रोटोनेशन हो गया। स्टेप 2 में ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर यहां से हट गया, रिमूवल ऑफ वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन बनने के बाद में इसमें से होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H+। तो देखो कहां से H+ हटाएं, ये H लगा हुआ, तो यहाँ पर बना पहले दिखा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जैसे ही लिखते हैं सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए? Rearrangement. दिमाग में आना चाहिए रीअरेंजमेंट। तो ये अभी ऑलरेडी 1 डिग्री है और कहीं कुछ होने के चांसेस नहीं है, इसलिए विदाउट एनी रीअरेंजमेंट मैंने इसमें से यहाँ से प्रोटॉन को निकाल लिया। प्रोटॉन यहाँ से H+ की फॉर्म में हटा एंड इट फॉर्म एन एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखो ये जो स्टेप जिसमें वाटर रिमूव हो रहा है ये इसका स्लो स्टेप है, ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे पता चलता है भाई? स्लो फास्ट कैसे पता चलता है? फॉरवर्ड कीटायन। अरे स्लो फास्ट कैसे, वो कैसे पता चलता है कि स्लो है? एक तो पढ़ा रही थी ना, K1 K2 K3 जो होता है उसकी वैल्यू के बेसिस पर, अगर K1 K2 K3 में से K3 की वैल्यू सबसे कम, मान लो इस स्टेप की वैल्यू जो रेट कांस्टेंट है वो सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, और जो स्लोएस्ट है उसको क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग। तो ये इसकी काइनेटिक्स की जो K1 K2 K3 होता है उसकी वैल्यू के बेसिस पर स्लो फास्ट होता है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, क्या लिखा? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट की। बताओ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितनी स्पीशीज हैं? एक, कौन सी? R-CH2OH, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाला। तो ये जो स्पीशीज है इसको मैं यूनिमोलिकुलर कहूंगा, बायोमोलिकुलर कहूंगा, क्या कहूंगा इसको? Unimolecular. क्योंकि एक सिंगल है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूलर है, इसको हम कहेंगे ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यूनिमोलिकुलर है, इलिमिनेशन है, इसलिए कह दिया E1 और 1 फॉर E फॉर इलिमिनेशन 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, इसलिए ये
इवन इलिमिनेशन है। इवन इलिमिनेशन में जो हटने वाला ग्रुप है वो कौन था? OH। हटने वाला पहले हट जाता है और उसके बाद H प्लस हटता है। हटने वाला OH पहले हटा, बाद में H प्लस हटा। अब जरा यहाँ समझना, यहाँ हटने वाला कौन है? कौन है यहाँ पे? क्लोरीन। क्लोरीन। अब हटने वाला हटना नहीं चाह रहा है, पुअर है, तो बेस का जब मैं पहले H प्लस ले लेता हूँ, तो अगर H प्लस पहले ले लिया तो क्या बन जाएगा? कार्बन आयन। और कार्बन आयन हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, इसलिए हमने क्या कह दिया? Cb। तो पहले हटने वाला हटा नहीं है, पहले प्रोटॉन ले लिया, H प्लस पहले हट गया, बाद में हटने वाला हटा। नॉर्मल इवन में क्या होता है? पहले हटने वाला हट जाता है, बाद में H प्लस निकलता है, प्रोटॉन बाद में निकलता है। इसलिए हमने कह दिया वहां पे इवन Cb कॉन्जुगेट बेस। समझ में आई बात सबको? अब यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? टर्शरी सेकेंडरी वेरी गुड, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। अब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ये अल्कोहल उतनी आसानी से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन, अल्कोहल उतनी आसानी से डिहाइड्रेटेड होगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, तो हम कहेंगे कौन सा अल्कोहल सबसे आसानी से होगा? तो हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टुवर्ड्स कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो अब अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए जिसके अंदर पूछा जाए कि कंपाउंड है यहाँ OH लगा हुआ है और इसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनाओ रहा। भाई 2,3-डाइमिथाइल। तो देखो H प्लस पहले जाकर के यहाँ प्रोटोनेशन करेगा, लोन पेयर पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये H2 निकल जाएगा। दोनों स्टेप एक साथ अगर मैं लिखूं तो ये कार्बोकैटायन क्या बनेगा, वो समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे भैया ब्लैक मार रहा था, मेरा ब्लैक मार रहा। पता नहीं भैया मेरा ब्लैक मार रहा।
चल रहा हूँ पीछे पीछे आ रहा हूँ वापस, पता नहीं क्यों। ठीक है भैया। एक्सप्रेस गया, लॉन्ग टेल का टेक किया, वाटर निकला एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अभी जो कार्बोकैटायन बनता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कौन सी कैटेगरी में रखूँ भाई? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अब क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाए, 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाए? यस सर, लेफ्ट वाले। तो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं कहता हूँ 1-2 शिफ्ट या रीअरेंजमेंट। अब ये मिथाइल उठ करके अपने इलेक्ट्रॉन ले जाकर के उसको दे देता है एंड इट बिकम्स ए कार्बोकैटायन। ये CH यहाँ लगा हुआ और वो उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब जो कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कैसा हो गया? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया तो मोर स्टेबल हो गया। अब मुझे ये बताओ मैं H प्लस कहाँ से निकालूं? देखो इन दोनों साइड से भी H प्लस को निकालना पॉसिबल है और इधर वाली साइड से भी निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो जब भी आप एलिमिनेशन करते हैं H प्लस निकालते हैं, एक काम करता हूँ दोनों ही बना के देख लेता हूँ। अगर मान लो इस वाली साइड से मतलब इस वाले H इधर साइड से मिले तो ये एल्कीन ऐसी बनेगी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH CH3 CH3। और अगर ये इधर वाले कार्बन से इस तरफ से अगर H ले ले ये वाला, तो उस कंडीशन में ये एल्कीन ऐसी बन रही है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अब बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इसको हमने कहा मेजर प्रोडक्ट, इसको हमने कहा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर उसको कहा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो मैं क्या कहूँगा ये प्रोडक्ट कैसा है? तो अब सेल्सियस प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि डिहाइड्रो एलिमिनेशन हो रहा है। अब सेल्सियस प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि उस एल्कीन को मेजर कह रहे हैं जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पर सेल्सियस प्रोडक्ट बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए, रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये इस डिहाइड्रेशन के लिए स्पेसिफिक चीज हो गई, ये नोट कर लिया, आपको बता दो, फिर आगे नोट किया सबने? ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अभी हमने प्रिपरेशन की बात किया था। अब प्रॉपर्टीज के अंदर देखो जो भी मेथड प्रिपरेशन की थी उसमें एलिमिनेशन हो रहा था और एलिमिनेशन का रिवर्स हो जाता है एडिशन। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं एल्कीन की प्रॉपर्टीज में
वो एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी कह दिया। अब अगर नॉर्मल ये कहें कि भाई किसी एल्कीन पर अगर मुझे हाइड्रोजन का एडिशन करना है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो गैस है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी, वी नीड सम कैटलिस्ट। तो यहाँ पर प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल इस टाइप से मेटल कैटलिस्ट देते हैं, टेम्परेचर हाई देते हैं और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होकर के एल्कीन बिकम्स एल्केन। तो ये एल्कीन से हाइड्रोजनेशन होकर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग एल्केन के नेचुरल प्रिपरेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ तक नोट किया आपने? Now addition of hydrogen halide HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। अब HX में यहाँ पर HCl HBr HI का एडिशन हो। अगर पूछे इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? जो आसानी से एक्सप्रेस देगा, जितना आसानी से एक्सप्रेस देगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, क्योंकि हम पहला ये करते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन जो है किस तरीके में रखते हैं? बोलते हैं ना कि एल्कीन की जो रिएक्शन है वो किस तरीके की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला एक इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, डायरेक्ट मार हो जाते हैं। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है जैसे CH2 अब इस पर HCl का एडिशन हो H प्लस Cl माइनस, तो H कहाँ गया, Cl कहाँ गया? डबल बॉन्ड पर। या तो हम कहें कि भाई H इस तरफ आया और Cl यहाँ पे आया, या इधर Cl आया इधर H आया। चाहे दोनों में से कोई भी हो, दोनों का IUPAC नेम क्या है? सेम है। तो हम कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि H कहाँ गया, इधर गया कि इधर गया। सिमेट्रिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो H कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा? उसमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो हमने कहा भी एल्कीन है प्रोपीन और आप इस पर HCl का एडिशन कर रहे हैं, H प्लस Cl माइनस है दोनों अवेलेबल। लेकिन हमें पता है देखो एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, पाई बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करने वाला मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो ये पाई बॉन्ड किधर जाएगा? इस तरफ। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे पहला अटैक कौन करता है? तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के पहला अटैक करेगा। जो रिएक्शन में पहला अटैक करता है रिएक्शन उसके नाम पर, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद ये बन गया CH3 CH प्लस, बन गया क्या? कार्बोकैटायन। और जैसे ही कार्बोकैटायन हमने लिखा, क्या लिखना सोचना चाहिए था यहाँ पर?
हाँ होगा। आगे फिर मार्कोनिकॉव रूल। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए मार्कोनिकॉव रूल हो गए, और सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक नोट किया? ठीक है। अब मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दें, इस एल्कीन पर HBr का एडिशन करें तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस एल्कीन पर HBr का एडिशन करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। टू मिथाइल ब्यूटेन, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। 2-bromo 2-methyl butane। अच्छा, ठीक है।
No problem. हाँ भाई, क्या प्रोडक्ट बनाया? अच्छा मुझे बताओ, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये बताओ, ये जो पाई बॉन्ड है उसका मूवमेंट किस तरफ करूं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में? ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है? पुशिंग विड्रॉइंग, राइट साइड पुशिंग। पुश कर। अब ये दोनों मिलके इधर पुश कर रहे हैं। अब ये जब दोनों मिलके इधर पुश कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड इस तरफ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। पहला अटैक किसको करना है? H+ को। तो अब H+ का अटैक करने के बाद देखते हैं कि क्या बचा हमारे पास। तो ये CH3 है, यहाँ CH3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH3। अब मेरे पास ये जो कार्बोकेटायन बना वो कैसा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अब मैं कौन से ऐसे ग्रुप को शिफ्ट करूं कि मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाए? मिथाइल ग्रुप को लेफ्ट में। नहीं,
इस बार अगर मिथाइल को शिफ्ट करेंगे तो 2 डिग्री भी 2 डिग्री हाइड्राइड रह जाएगा। अगर मिथाइल को शिफ्ट करते तो 2 बिकम्स 2, वो तो इंक्रीज नहीं होता। अब ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब जब ये हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट हुआ तो अब देखो ये कार्बोकेटायन बना 3 डिग्री, यहाँ प्लस चार्ज, ये बन गया CH2, ये CH3। नाउ 2 डिग्री बिकम्स 3 डिग्री। अब जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो है Br माइनस, वो जाकर के अटैक कर लेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। तो ओवरऑल ये चीज हमें समझ में आई कि मुझे मैकेनिज्म के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है ताकि मुझे कोई गलती होने के चांस ना रहे। केवल मार्कोनिकॉफ देख करके नहीं, मार्कोनिकॉफ सिंपल एल्कीन के लिए रहता है, ये आपका फाइनल मेजर प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा अगर कोई पॉसिबल है तो सारे क्या हो जाएंगे, माइनर। यहाँ तक याद आया आप लोगों को? क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखिए पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और कोई नाम भी है क्या इसका? खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जैसे प्रोपीन, इस प्रोपीन पर एडिशन हम कर रहे हैं HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन करवाया जाए अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, तो इस बार जो हैलोजन पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जा रहा है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, ज्यादा। तो अब ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। मार्कोनिकॉफ का अपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, लेकिन रिएक्शन की मैकेनिज्म और जो हमने डिस्कस की थी, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है क्या? फ्री रेडिकल नो सर, फ्री रेडिकल है। वेरी गुड, इसको हमने कहा था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है। इसमें स्टेप 1 हमने कहा था चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब फ्री रेडिकल का जनरेशन। कैसे? तो मान लो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है ROOR, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ये पेरोक्साइड एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ब्रेक करता है और यहाँ पर RO रेडिकल बन गया 2। अब ये जो RO रेडिकल बना हुआ है ये उस HBr से H ले लेता है, इसमें भी ऐसे बनता है, और ये बन जाता है ROH, और जनरेट कर दिया इसने ब्रोमीन रेडिकल। ब्रो अगले पहाड़ पे लौटा है। तो ये जो ब्रोमीन रेडिकल का जनरेशन है दैट इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। फिर हमने कहा सेकंड स्टेप था चेन प्रोपोगेशन स्टेप। एल्कीन पर, प्रोपीन पर। अब ये ब्रोमीन रेडिकल जाकर के अटैक करेगा, तो रेडिकल का अटैक तो रेडिकल पर ही होता है, तो मैंने एक एक डॉट दोनों तरफ बना लिए।
और हमने कहा कि ब्रोमीन रेडिकल वहां अटैक करेगा जहां से बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ अटैक करवाया, क्योंकि ऐसा करने पर जो रेडिकल बन रहा है वो एक 2 डिग्री रेडिकल है और ब्रोमीन यहाँ लगा। अगर दूसरी साइड में अटैक करता तो 1 डिग्री बनता, विच इज लेस स्टेबल, इसलिए हमने यहाँ अटैक करवाया। ये हो गया स्टेप 1। और जो ये रेडिकल बना, ये अब दूसरे मॉलिक्यूल HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब इसने यहाँ से H ले लिया और बन गया प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Br, और साथ में फ्री हो गया ब्रोमीन रेडिकल। अब जो ब्रोमीन रेडिकल बना वो फिर दोबारा यूज में आ जाएगा स्टेप 1 में। ये रिएक्शन फिर से दोबारा यहाँ पे आया, फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, दैट इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल का जो रिएक्शन है, एडिशन है, ये इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे स्टार लगी, नोट किया आपने? स्टार लगा के कहते हैं कि ओनली HBr शोज, अच्छा एंटी मार्कोनिकोव तो लिखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ कहेंगे कि ये कैसा हो गया, एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट। नेगेटिव पार्ट हेलोजन वहां गया जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या थे, ज्यादा थे। और स्टार लगा करके लिख लेते हैं only HBr shows peroxide effect। केवल HBr ही peroxide इफेक्ट शो करता है। अगर बाय चांस आप यहाँ पर HF या HCl या HI ले लें और peroxide हो, तो इन तीनों में से कोई भी peroxide इफेक्ट शो नहीं करते हैं। भाई क्यों नहीं करते हैं? H और F के बीच में जो है ये बॉन्ड है, इसको तोड़ने में क्या लगेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये इक्वल डिसोसिएशन करना है फर्स्ट और सेकंड, तो हाई एनर्जी की वजह से, हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से आसानी से इक्वली डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। थर्ड वाले में क्या दिक्कत आ गई, ये तो आसानी से टूट जाएगा। HI क्यों नहीं शो करता है भाई? आयोडीन रेडिकल का साइज बड़ा है, रिएक्टिविटी कम है, इंस्टेड की वो रिएक्शन में जाए, आओ बैठो मिलके बातें करेंगे, दोनों मिल करके आयोडीन बना करके रिएक्शन को खत्म कर देते हैं। हमने तो आयोडीन को भेजा कि चलो जाओ रिएक्शन में, और ये कंबाइन करके I2 बना के रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। दैट्स व्हाई ओनली HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट। HF, HCl या HI अगर है तब भी ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा नीचे करना, अभी शो करते बेटा, रुक जाओ। ठीक है? यस सर। हाँ बस 1 मिनट, आराम से, कोई जल्दी। ओके सर, ओके, हो गया सर। ओके, अब यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें लिखा HCl पेरोक्साइड और इसमें लिखा HBr। दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन पहले में। ठीक है, दूसरे में
सर 2 2 ब्रोमो ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो इस क्वेश्चन में पर्पस ये है कि यहाँ पेरोक्साइड है लेकिन HBr नहीं है, और यहाँ HBr है लेकिन पेरोक्साइड नहीं है। ठीक है, जब तक दोनों नहीं होंगे, HBr भी चाहिए पेरोक्साइड भी चाहिए, चाहे पेरोक्साइड लिखा हुआ है HCl है, तब भी ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनाएगा, नॉर्मल आयनिक रिएक्शन शो करेगा और ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, चाहे पेरोक्साइड है तब भी। और HBr है लेकिन पेरोक्साइड नहीं है, तब भी आयनिक मैकेनिज्म शो करेगा और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। इसका मतलब दोनों चीजें चाहिए, पेरोक्साइड भी चाहिए और HBr भी चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक नहीं हो तो वो नॉर्मल अपनी जो मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शन है वो ही शो करता है। ये पॉइंट यहां तक समझ में आया आपको? HCl के साथ पेरोक्साइड तब भी मार्कोनिकॉफ है, HBr है लेकिन पेरोक्साइड नहीं है तब भी मार्कोनिकॉफ है। Addition of halogens. ऑब्वियसली हेलोजन का एडिशन है तो हम कह सकते हैं कि हेलोजिनेशन कर रहे हैं। अब अगर एक एल्कीन जैसे यूं ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इस पर मैं ब्रोमीन का एडिशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे ले लिया CCl4। मुझे इसको आया कंसंट्रेट तो एक एक ब्रोमीन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर जाकर के ऐड हो जाती है और ये 1,2 डाइब्रोमो एल्केन बन गया। जस्ट रिवर्स ऑफ डीहेलोजिनेशन, वहां हमने विसिनल डाइहैलाइड के साथ डीहेलोजिनेशन किया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड पर हेलोजन ऐड हो रहे थे, एक एक हेलोजन वापस दोनों कार्बन पे आके ऐड हो गई। अगर क्वेश्चन सिंपल टाइप का है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन पर मान लो क्लोरीन का एडिशन करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमें जस्ट एक एक कार्बन पर एक एक हेलोजन ऐड कर देना है, एक हेलोजन यहाँ पर एक हेलोजन यहाँ पर, चाहे सेम साइड में लिखें अपोजिट साइड में लिखें, अभी IUPAC के हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आए तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि ये जो एडिशन होता है वो किस टाइप का एडिशन है, सिस या ट्रांस? ट्रांस एडिशन। तो अब देखो ट्रांस एडिशन क्यों है उसका पर्पस समझना। देखा, हम ये कहते हैं भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहा है, ये मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अब अभी तो बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, दोनों ब्रोमीन के एटम सेम है, लेकिन यहाँ क्योंकि पाई बॉन्ड में चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इसमें पोलराइजेशन होना शुरू हो गया, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुश हो रही तो ये अनइक्वल होने लगा। जब और क्लोज आएगा तो अब क्या हुआ, इस कार्बन और कार्बन के बीच में ये ब्रोमीन आकर के ऐसे ऐड हो गया और एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया, और दूसरा जो Br था वो Br माइनस की फॉर्म में अलग हो गया। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड पूरा टूट गया, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना। अब ये जो ब्रोमोनियम आयन जाके अटैक कर रहा Br माइनस, वो फ्रंट साइड में जो क्राउडिंग है ये जाकर के पीछे से अटैक करता है, इधर से बॉन्ड टूटा। अगर ऐसे जाके अटैक करता तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो हमने इसको ऐसे बनाया, ये कार्बन भैया क्या चलानी कार्बन, ग्रोजा 6S। एक ब्रोमीन इधर आया, दूसरा ब्रोमीन इस तरफ, दोनों अपोजिट लग गए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि भाई ये इधर से भी तो जा सकता था, ऐसे, कोई बात नहीं, अगर ये इधर से जाता है तो इसका दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से। इस बार ये ब्रोमीन यहाँ लगा, ये यहाँ लगा, एक दूसरे के मिरर में यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दोनों जो ब्रोमीन लगते हैं वो अपोजिट साइड में लग रहे हैं, इसलिए इस टाइप के एडिशन को हम कहते हैं ट्रांस या एंटी एडिशन। एंटी या ट्रांस एडिशन। तो ब्रोमिनेशन जो होता है वो ट्रांस एडिशन होता है, दोनों लगने वाले ब्रोमीन जो है वो अपोजिट साइड में लगते हैं। नॉर्मल अगर है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड पे एक एक ब्रोमीन ऐड कर दो। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो फिर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर देखना होगा। अभी क्योंकि स्टीरियो डिस्कस नहीं किया इसलिए इसको डिस्कस करेंगे हम एल्काइल हैलाइड के अंदर। एंटी एडिशन ट्रांस एडिशन तक समझ में आया आप लोगों को? नोट किया? यस सर। अब देखो, जैसे हमने ब्रोमीन का एडिशन किया, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है भाई? ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? हाँ भैया, तो ऑरेंज ब्राउन। हाँ, रेडिश ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन कलर होता है। तो अब ये जो रिएक्शन है क्या बोल रहे हम हो? कहते हैं Br2CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा है। ठीक है। तो वो जो रेडिश ब्राउन कलर होता है जाता है डीकलराइज। डीकलराइजेशन ऑलवेज। और अगर डबल बॉन्ड है तो रेडिश ब्राउन कलर यूज में आ गया, डीकलराइज हो गया, इसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का ये टेस्ट होता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेशन अगर है तो उसके अंदर ये ब्रोमीन CCl4 जो होता है उसका कलर डीकलराइज हो जाता है। अगर कलर को डीकलराइज कर रहा है तो ये अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट हमने देखा एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर को बहुत सी बार हम HOBr भी कहते हैं और क्लोरीन वाटर को हम HOCl भी लिख लेते हैं। OH माइनस Br प्लस OH माइनस Cl प्लस। तो ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर की रिएक्शन करें या HOBr या HOCl की रिएक्शन करें, एक ही बात है। अब देखो, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर मैंने ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन किया, तो ब्रोमीन वाटर का मतलब OH माइनस और Cl नहीं, Br प्लस, एक तरफ OH एक तरफ Br, CH2 एक तरफ OH
एक तरफ Br, ठीक है। अब अगर इसको हम कहते हैं ब्रोमोहाइड्रीन, क्लोरोहाइड्रीन ब्रोमोहाइड्रीन बन जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि भाई एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, और आप यहाँ पर मान लो क्लोरीन वाटर की रिएक्शन कर रहे हैं, OH माइनस Cl प्लस, तो अब बताओ OH कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा? भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस को भेजो माइनस पे, माइनस को भेजो प्लस पे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH CH2। तो देखो माइनस पे गया प्लस और प्लस पे गया माइनस। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कैसा है, मार्कोनिकोव एडिशन है। मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ तक नोट किया आपने? तो क्लोरीन, अच्छा इसमें भी ये देखो जो एडिशन हो रहा है, इसमें भी ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो अपोजिट ही जाते हैं। कैसे अपोजिट जाते हैं देखना, यहाँ जो ये ब्रोमीन ब्रोमोनियम आयन जाकर के ये बना, ब्रोमिनेशन में क्या था, मेरे पास Br माइनस था, लेकिन इस बार कंपटीशन में कौन आ गया, OH माइनस। अब ये जो OH माइनस है वो भी तो अपोजिट जाके अटैक करेगा। यहाँ पर ब्रोमीन माइनस नहीं होकर के OH माइनस आ गया, पोलर मीडियम हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया। तो ये जो अपोजिट जाके अटैक करेगा, तो इसमें भी प्रोडक्ट आप ऐसे ही बनाओगे, एक तरफ OH और एक तरफ Br। तो यहाँ पर OH इस तरफ आया, Br रह गया। इस टाइप कहते हैं, इस टाइप का एडिशन कैसा है ये भी एंटी या फिर ट्रांस एडिशन होता है। एंटी एडिशन या फिर ट्रांस एडिशन, यहाँ पर ब्रोमिनेशन को भी कहेंगे। यहाँ तक नोट किया आपने? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ हाँ ये लो। हो गया सर। ओके। नाउ एडिशन ऑफ वाटर। भाई वाटर का एडिशन, इसको मैं कहता हूँ सिंपल हाइड्रेशन। दो तरीके से वाटर ऐड हो रहा है, एक डायरेक्ट एडिशन होता है और एक इनडायरेक्ट एडिशन होता है। तो ये जो है वो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन है। मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर किसी एल्कीन जैसे प्रोपीन है, सिंपल हाइड्रेशन में वाटर का एडिशन हो रहा है प्रोपीन पर
डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन हो रहा है। तो देखो डाइल्यूट एसिड है तो एसिड में H+ तो होता ही है, ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये H+ जा करके पहले माइनस पे अटैक करेगा एंड इट फॉर्म ए कार्बोकैटायन। ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, इसमें देखेंगे तो 2 डिग्री, इसमें नहीं है लेकिन चेक तो करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या OH- होगा? यहाँ पे एसिडिक मीडियम में OH- फ्री फॉर्म में मिलता है क्या? नहीं, OH- तो फ्रीली नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं एसिडिक मीडियम में OH ऐड करने का तरीका देखना, पहले वाटर अपने लॉन पेयर के थ्रू जाकर के अटैक करता है और फिर उसमें से H+ निकल जाता है। देखना कैसे, CH3 CH CH3, अब ये बना OH H+, लॉन पेयर के थ्रू OH2+ बना। अब यहाँ से इसने अपना H+ निकाल दिया, यहाँ से H+ रिमूव हुआ और इफेक्टिवली क्या बच गया? यहाँ पर OH बच गया। तो अब यहाँ पर इस रिएक्शन को याद रखने के लिए इसके 2 की पॉइंट बनाते हैं। अरे मैं सोच रहा पी हम ऊपर कहते है। हैं की पॉइंट नंबर 1, इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जा रहा है जहां पे हाइड्रोजन कम है। और सेकेंड है विथ रीअरेंजमेंट, विथ रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया कि अगर पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट इसके अंदर हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाई ये इसके 2 की पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल हाइड्रेशन के की पॉइंट आपको समझ में आए? नोट किया? अरे भाई नोट किया क्या? यस सर। ठीक है। अब इसके 2 मेथड और है, एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे कब? कब करेंगे भाई? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी आज के लिए इतना, मंडे को करेंगे। हाँ देख, मंडे ट्यूसडे तो जो टाइम टेबल बनेगा आसिफ सर के ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। तो तब तक के लिए अटेंडेंस डाउनलोड हो रही है, बस डाउनलोडेड। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।